और आप लोगों ने टेस्ट दे दिया होगा, काफ़ी आसान टेस्ट था। चलिए एक आधे में पास हो भी नहीं, कुछ नहीं होता, बाकी सब में तो फेल ही होने। अब हम चलते हैं आगे और अब हम डिस्कस करते हैं डी रिकग्निशन ऑफ एसेट्स क्या है और किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे वो देखने हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन से डैट कि अगर आपकी डिस्पोजल के ऊपर ग्रिप हो जाए तो आपके स्टैंडर्ड्स इसमें से आसान कौन कौन से हो जाते हैं। एक तो IAS 16 के सवाल जो है उसमें उसने लाजमी डिस्पोजल जो है वो पूछना होता, लाजमी है। फिर आगे जाके आप IAS 8 पढ़ेंगे, वहाँ पे जाके जो रेक्टिफिकेशंस वगैरह करवाएगा, जो एस्टिमेट्स की चेंजेस सही करवाएगा, वो यहाँ पे होंगे। उसके बाद आपका एक चैप्टर है करेक्शन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल है, यू कैन से डैट 90% क्वेश्चंस जो हैं वो एसेट से ही रिलेटेड है, उनकी ही मिस्टेक्स होती हैं, वहाँ पे उसने ठीक करवानी है। फिर उसके बाद जाके हमारे पास कैश फ्लो जो आएगा, वहाँ पे भी जब आप अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के निकाल रहे होंगे तो वहाँ पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका डिस्पोजल के पॉइंट्स ही आते हैं, जहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो है वो कर रहे होते हैं। तो इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है, इसको आपने ध्यान से सीखना है। इसको हम डिस्कस आउट करते हैं। जब डिस्पोजल की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे डी रिकग्निशन की, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या निकालना है, हमने यहाँ पे गेन या हमने यहाँ पे लॉस जो है वो निकालना है ऑन डिस्पोजल, कि हमारा गेन कितना हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ, वो हमने क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना होगा। तो बेसिकली अब देखा रहे तो इसमें हम बेचेंगे भी, डिस्पोज ऑफ भी करेंगे, कुछ फ़ायदा भी होगा, उसको हम क्या करेंगे, रिलेट कर रहे होंगे। तो इसमें अगर हम समराइज़ करें तो इसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, हमने इसने डिस्पोज़ल वो डिस्कस करना है, हमने फिर गेन या लॉस ऑन डिस्पोज़ल वो निकालना है। नंबर 3 जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वो एक्सचेंज है, हमने वो फाइंड आउट करना है। एक्सचेंज में क्या होगा, एक्सचेंज में हमारा जो ओल्ड एसेट है वो जाएगा और बदले में हम क्या ले रहे होंगे, न्यू एसेट जो है वो ख़रीद रहे होंगे। तो ये 3 चीज़ें जो हैं बेसिकली हमने क्या करनी है, हमने यहाँ पर डिस्कस आउट करनी होती हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसी सीक्वेंस में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम एसेट्स को कब डी रिकग्नाइज करेंगे। तो 2 चीज़ें हैं कि जब हमारे एसेट डिस्पोज हो जाए, मतलब जब बेच दी हैं, सेल कर दी हैं, तब हम क्या करेंगे, उसको डी रिकग्नाइज करेंगे। यहाँ जब हमें पता है कि अब हमें इस एसेट से फ्यूचर बेनिफिट कोई नहीं आना, ख़त्म हो गया है, तब हम क्या करेंगे, हम उसको डी रिकग्नाइज जो है वो कर रहे होंगे। और डेट ऑफ डिस्पोजल क्या होगी, किस दिन हमारा डिस्पोजल काउंट होगा, जिस दिन जो रेसिपिएंट है, जो एसेट को इस्तेमाल कर रहा है, जिसको हम दे के आए हैं, जिस दिन उसके पास कंट्रोल चला गया, उस दिन से हम क्या समझेंगे, हमारा डिस्पोजल जो है वो काउंट हो रहा है। तो जब हम डिस्पोजल की बात करेंगे, अगर हम इसके सिनेरियोस की बात करते हैं डिस्पोजल की, तो इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो हमने क्या करनी है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। एक तो है बड़ी सिंपल सी कहानी, बहुत ही आसान सी कहानी, जिसको हम लेके चलें, वो है क्या कि हमने सेल कर दी है, बेच आए हैं। और दूसरा हम क्या देखेंगे, हम एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या है, ओल्ड हम दे आए हैं और न्यू एसेट जो है वो हम अपने बिज़नेस में क्या करके हम उसमें ले आए हैं, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है। ये जो ओल्ड एसेट होगा
इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे गेन या लॉस, और जो न्यू एसेट होगा इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे और इसको रिकॉर्ड करने के बाद इसको फ्यूचर में हम क्या कर रहे होंगे, डेप्रिशिएट जो है वो कर रहे होंगे। इज़ दैट क्लियर? साथ साथ नोट करते हैं जल्दी जल्दी ताकि हमें इतना वेट ना करना पड़े। चले आगे। चलिए जी, जब हम बात करते हैं ना गेन की, डिस्पोजल की, तो हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। क्या कैलकुलेट करना है हमें, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, हम लेंगे यहाँ पे डेट इज़ कंसिडरेशन रिसीव्ड या सेल प्रोसीड्स, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से हम लेस करवाएंगे WDV ऑफ एसेट्स। क्या, WDV ऑफ एसेट। ये WDV ऑफ एसेट होगी, ये हम लेंगे किस डेट की, डेट ऑफ डिस्पोजल तक की। जिस दिन हम एसेट को बेच रहे हैं उस दिन तक की हमने क्या करनी है, हमने ये जो है वो कंसीडर जो है वो करनी होगी। अब WDV हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास होगी कॉस्ट ऑफ एसेट, इसमें से हम लेस करवाएंगे हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब जिस दिन डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उस दिन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेट ऑफ डिस्पोजल मैं बता रहा हूँ, हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम इसमें से लेस करवा देंगे। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो मैं कहूँगा कि मुझे डिस्पोजल पे गेन हो गया। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आया तो मेरा डिस्पोजल पे क्या कंसीडर होगा, मेरा डिस्पोजल के ऊपर लॉस जो है वो कंसीडर हो रहा होगा। ठीक है, ये एक बड़ा सिंपल सा, एक बड़ा बेसिक सा तरीक़ेकार है कि हमने क्या करना है, हमने अपना गेन या हमने अपना लॉस जो है उसे रिकॉर्ड करना होता है। अगर मैं इसके साथ ही पैरेलल अगर मैं कुछ जर्नल एंट्रीज पास करने की बात करूं, तो जब भी हम डिस्पोजल करेंगे तो हम चीज़ बेचेंगे, पैसा आएगा, तो हमारी ये कुछ एंट्रीज पास होंगी। सबसे पहले अगर हम एक चीज़ बेच के आए हैं तो भाई बेची, बैंक डेबिट हुआ हमारा, बिकॉज हमारे पास पैसे आए हैं। और हमारा क्रेडिट क्या होगा, डिस्पोजल अकाउंट जो है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा कि भाई ये चीज़ मैंने इतने की बेच दी। ये एंट्री किसकी है, ये जो सेल प्रोसीड्स मिली है। अब हमने क्या करना है, गेन या लॉस निकालना है। तो जो सेकंड एंट्री हम पास करेंगे वो है एसेट्स के रिमूवल की। वो एंट्री क्या होगी हमारी, हमारा डिस्पोजल अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा और मेरा एसेट अकाउंट जो है वो क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। इसका मतलब जो हमने एसेट रिकॉर्ड किया था अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको रिमूव कर दिया, हमारे पास रहा नहीं।
हमें पता है कि जब एसेट डेबिट होता है इसका मतलब वो इंक्रीज़ होता है, जब एसेट क्रेडिट होता है इसका मतलब वो डिक्रीज़ होता है। तो एसेट मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब चला गया। तो व्हाट इज़ डिस्पोजल, एसेट को भेजना ही है। फिर जब एसेट मेरे पास नहीं है तो क्या उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होनी चाहिए, बताएं ज़रा, नहीं होनी चाहिए। तो थर्ड हम एंट्री जो है वो पास करेंगे जिसमें हमारी एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हम डेबिट करेंगे और मेरा डिस्पोजल अकाउंट जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। उसके बाद अगर हमने कोई डिस्पोज़ल पे ख़र्चा किया, कोई डिस्पोज़ल कॉस्ट वगैरह इनकर की है, आप ट्रैवलिंग कॉस्ट पे कर सकते हैं, आप कमीशन वगैरह पे कर सकते हैं, ये ख़र्चा है डिस्पोज़ल का। तो आपने अमाउंट पे की, आपका बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा या आपका पेएबल अकाउंट जो है वो हो जाएगा क्रेडिट, और आपका डिस्पोज़ल अकाउंट जो है वो क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा। और एट द एंड जो आप एंट्री पास करेंगे वो क्या होगी कि अगर आपका प्रॉफिट आया, गेन ऑन डिस्पोजल है, तो आपका डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्या होगा, आपका क्रेडिट हो रहा होगा। और अगर लॉस होगा तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका वाइस वर्सा जो है वो पास कर रहे होंगे। तो ये कुछ बुनियादी सी एंट्रीज़ जो है जो हम इसके साथ क्या करते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। हाँ भाई, क्लियर एंट्रीज नोट कर ली। अब इसके साथ ही ना जो हमने डिस्कस कर रहे थे, अगर हम साथ बनाएं इनके टी अकाउंट्स, तो 3 टी अकाउंट्स जो हैं वो हमारे लेजर्स जो हैं वो बनेंगे। एक हम बनाएंगे एसेट का अकाउंट जो हम उसकी कॉस्ट के ऊपर बना रहे होते हैं, एक आपके पास उसका आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो हमें गिवन होगा सवालों में। फिर जो हम एडिशन करेंगे, जो हम नए एसेट्स ख़रीद के लेके आएंगे, वो आपको पता है एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट होता है, तो हम डेबिट साइड पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और एंड क्या ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा बैलेंस क्लोजिंग, कि ये आपका एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है। इसके साथ ही आप एक पैरेलल अकाउंट बनाएंगे जो आपको पता है किसका होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द
ईयर कि जो आपके पास एसेट्स मौजूद रहे हैं उनकी इस साल के डेप्रिसिएशन ये दो अकाउंट तो आप देख के आए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्पोजल। अभी जो हमने एंट्री पास की डिस्पोजल, जिसका मतलब है भाई ये हमारे पास एसेट अब एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हमने निकाल दी है। जब हमने निकाल दिया है तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे थर्ड अकाउंट जो है वो अपना बनाएंगे। वो कौन सा होगा, हमारा डिस्पोजल का अकाउंट। अब देखें, एक एसेट मेरे पास यहाँ पे मौजूद था, उसको मैंने रिमूव कर दिया, नहीं है, तो हमने क्या एंट्री पास की थी, मेरा डिस्पोजल अकाउंट, सेकंड एंट्री, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ, एसेट का अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो हम यही लिखेंगे, एसेट के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम क्या लिख देंगे, डिस्पोजल लिख देंगे, और ये हमारे पास कहाँ जाएगा, इसके डेबिट साइड के ऊपर जा रहा होगा कि भाई डिस्पोजल अकाउंट में एसेट जो है वो चार्ज हो गया। जब ये वाली एंट्री पास की, अगर आप ये वाली एंट्री देखिए, जब ये वाली हमने एंट्री पास की सेकंड वाली, इसका मतलब जो एसेट हमारे पास मौजूद था हमने उसको रिमूव कर दिया। तो क्लोजिंग बैलेंस में सिर्फ वही एसेट मेरे पास मौजूद हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बेचनी है वो जा चुके हैं। ठीक है, जब इस एसेट को रिमूव कर दिया है तो क्या इसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे होनी चाहिए, नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको भी रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्पोजल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये जो हमने यहाँ पे थर्ड एंट्री पास की थी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कि इस एसेट की जितनी भी डेप्रिसिएशन मेरे पास पड़ी हुई थी इस अकाउंट में, मैंने वो भी क्या कर दी है, यहाँ से रिमूव कर दी है। इसका मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस जो मेरे पास आ रहा है ये सिर्फ उन एसेट्स का आ रहा है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और जब हम ये लिखते हैं ना डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें रिमेंबर जो हम न्यू एसेट्स लेंगे उनकी डेप्रिसिएशन जो है शामिल होगी। ठीक है, इसमें जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एसेट्स होंगे जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पूरे साल, वो उनकी शामिल होगी। और मेरे पास यहाँ पे जो डिस्पोजल के एसेट्स हैं, कब तक के, डेट ऑफ डिस्पोजल, इस साल अगर मैंने एक एसेट साल के मिड में डिस्पोज किया तो जो डिस्पोज किया है उसके जो 6 माह की डेप्रिसिएशन है वो भी शामिल होगी। तो ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ रही होती है, ये भी हमारे पास आ गया। तो भाई जब हमने ये एंट्री पास की तो इस अकाउंट से एसेट की कॉस्ट निकाल दी, उस अकाउंट से हमने उसकी क्या कर दी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिमूव कर दी, डन हो गया। अब हमें एसेट बेच के आए, पैसे मिले थे, हमने क्या एंट्री पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक, कि भाई ये हमें अमाउंट जो है वो क्या हुई है, रिसीव हुई है। फिर अगर हमने कोई डिस्पोजल कॉस्ट इनकर की थी तो बैंक क्रेडिट हुआ था, डिस्पोजल क्या हुआ था, हमारा डेबिट हुआ था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक, इसका मतलब है मैंने डिस्पोजल कॉस्ट जो है वो इनकर की थी। फिर मैंने क्या किया, अकाउंट को क्लोज़ किया, मैंने क्या किया, अकाउंट को क्लोज़ किया। अगर मेरी बैलेंसिंग फिगर इस अकाउंट की लेफ़्ट साइड पे आएगी, दैट विल बी गेन ऑन डिस्पोजल। देखिए हमने यही एंट्री पास की थी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो अगर ये डेबिट साइड पे आ रही है इसका मतलब क्या है, ये हमारा गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है। और अगर वो इस साइड पे आएगी तो हमारे पास क्या होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल जो है कंसिडर हो रहा होगा। तो ये हमारी प्राइम एंट्रीज़ हैं डिस्पोजल से रिलेटेड जो भी हमने लिखी हैं, और ये उसकी रेलेवेंट लेजर में पोस्टिंग है, इनको नोट कर लें। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछें, इसके बाद फिर हम एक्सचेंज की बात करेंगे और साथ साथ थोड़े से सवाल भी करते हैं। शाबाश।
ये डिस्पोजल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एग्जिस्टिंग एसेट्स, ये वाली बात कर रही हैं। डिस्पोजल ये वो एसेट है जिसको हमने इस साल बेचा है, उसकी इस साल के डेप्रिसिएशन जितने माह इस्तेमाल हुआ है, 2 3 4 5, वो बेचने तक की जो इस साल की डेप्रिसिएशन सिर्फ वही लिखी है, जो फॉर द ईयर उसकी डेप्रिसिएशन होगी उसकी बात की है। चलें आगे। अब जब हम ये तो सिंपल डिस्पोजल था कि हम एक चीज़ बेच के आ गए, ये तो लगी समझ। अब इसी में सिर्फ अगर आप एक्सचेंज का लें तो क्या होगा, एंट्रीज तो आपकी सिर्फ यही रहेंगी। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि आपका ओल्ड एसेट गया है और आपका नया एसेट आया है। तो जो ओल्ड एसेट गया है, अभी आप छोड़ दें कि जी आप ओल्ड एसेट दे के आए हैं बदले में नया लेके आए हैं, अभी आप छोड़ दें बदले में क्या आया है। जब भी आपका कोई एसेट जाएगा, जब आप डिस्पोज करेंगे, उसकी सारी एंट्रीज तो यही होंगी ना। आप एक पुराना एसी दे के आप नया एसी लेके आए हैं, अब इसमें दो इवेंट्स हो रहे हैं, एक पुराने एसी का देना और बदले में दूसरा एसी का लेना। तो हम जब इसको पढ़ते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। भाई आप दो इवेंट्स को देखें, अब जो एसी आप देखे आए हैं भाई उसका तो डिस्पोजल इस तरह से ही होगा, सारा कुछ इस तरह से होगा, उसकी आप इस तरह ही एंट्री पास करेंगे कि डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सारा कुछ करेंगे। अब जब आपने एक नया एसेट लिया होगा उसकी एंट्री हम क्या पास कर देंगे कि एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिस्पोजल अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो जब भी हमने रिप्लेसमेंट करनी है, जब हम चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक्सचेंज में दो पार्ट्स हैं। एक है एक्सचेंज में कि ओल्ड एसेट का डिस्पोज ऑफ करना, एक क्या है ओल्ड एसेट का डिस्पोज ऑफ होना। आप पुराना एसेट डिस्पोज ऑफ करके आ रहे हैं भाई, उसका तो सारा यही ट्रीटमेंट है, सारा यही ट्रीटमेंट है कि डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा, एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी, डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसमें तो कोई तब्दीली नहीं है। सेकंड इसमें इवेंट क्या है, सेकंड इसमें इवेंट है कि भाई हमने ओल्ड एसेट के बदले में कैश नहीं लिया, ये सी एंट्री कि बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हमें क्या मिला था, कैश आ रहा था। हमने क्या किया, हमने एसेट दिया है, उसके बदले में कैश नहीं लिया बल्कि क्या ले लिया, एसेट ले लिया है। तो जब हम ओल्ड एसेट देंगे और हम इसके बदले में न्यू एसेट जो है उसको ख़रीदेंगे, तो इसकी जो एंट्री पास होगी बेसिकली वो ये होगी कि आपका एसेट अकाउंट जो है उसको हम कर देंगे डेबिट और आपका डिस्पोजल अकाउंट जो है
वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये एंट्री हमने पास करनी होती है, जो बेसिकली देखा जाए इस एंट्री का अल्टरनेटिव है कि अगर आप बेच के आते हो, कैश ले लेते हो, तो कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। लेकिन आपने मुझे कैश नहीं चाहिए, तो मैं पकड़ो पुराना एसी, मुझे बदले में नया एसी दे दो, तो क्या होगी एंट्री, मुझे नया एसेट लिया है वो डेबिट हो जाएगा और डिस्पोजल अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। ये वो एक्सचेंज है जिसको बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल समझते हैं। अब इसमें क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल है? तो आप इसको हमेशा क्या करेंगे, आप इसको हमेशा दो इवेंट्स को कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? दो इवेंट्स को, एक है ओल्ड एसेट का देना और दूसरा है न्यू एसेट का लेना। अब जब डिस्पोजल आएगा तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर को ही पता है कि भाई इसमें दो इवेंट्स हैं, उसने इस तरह से ही मार्क्स डिवाइड किए होंगे। तो अगर आप इसको ब्रेक करें, जैसे अभी हम कर रहे हैं कि आपने जो एसेट बेचा उसको रिकॉर्ड पहले कर लो, अब जो नया आया उसको रिकॉर्ड बाद में कर दो, आपकी गलती के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे और आपकी एडजस्टमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब जब आप न्यू एसेट लेते हैं तो एक्सचेंज में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या? या तो आपको कैश रिसीव्ड होगा या आप क्या करेंगे, कैश पे कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आईफोन 16 है, आप वो देते हैं और बदले में आईफोन 14 ले आते हैं। तो आपने एक महंगी चीज़ दी, बदले में क्या ली, सस्ती चीज़। तो दुकानदार क्या करेगा, आपको अमाउंट वापस करेगा। इस एक्सचेंज में क्या करेगा, अमाउंट वापस करेगा। जब पैसे मिलेंगे आपको तो आप इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, बेसिकली देखा जाए तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट। पैसा मिला है, कैश मिला है, बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। किसकी वजह से मिला है, डिस्पोजल की वजह से। तो डिस्पोजल अकाउंट क्या होगा, इसमें क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आपने आईफोन 14 था वो दिया, उसके बदले में आईफोन 16 ले लिया, तो जाहिर सी बात है एक तो एसेट दिया और साथ कुछ ना कुछ कैश पे कर रहे होंगे। वो जो आप कैश पे करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके बैंक से, आपके कैश में से पैसा गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अगर आपकी एक्सचेंज की कहानी चल रही है तो नॉर्मल के साथ ये है एडिशनल एसेट जो आप खरीदेंगे उसका रिलेटेड ट्रीटमेंट कि जब आप एसेट मिलेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अगर आपको डिस्पोजल से कैश मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अगर कुछ आपने कैश पे किया तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट हमारा क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें ना, इन एंट्रीज को और इन एंट्रीज को कंबाइन करें, आपका पूरा डिस्पोजल जो है वो यही होता है। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा कि हम पूरे का पूरा एसेट बेच सकते हैं, हम पार्ट ऑफ एसेट भी बेच सकते हैं, हम कंप्लीट एसेट भी बेच सकते हैं, हम पार्ट ऑफ एसेट भी बेच सकते हैं। अगर हम पार्ट ऑफ एसेट बेचेंगे तो उसके मुताबिक ही हम WDV और कॉस्ट और उसका गेन जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है, समझ लगी? अभी हमने इसको ब्रेक करके पढ़ा है, अभी हम इसकी ज़रा कंबाइन एंट्री भी पास करते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। तो आपने बस ये देखना है कि ये हम सिंपल पढ़ के डिस्पोजल आप बेच के आए हैं और अगर आपने बेच के बदले में एसेट लिया है तो नए एसेट की एंट्रीज आप ये पास कर रहे हैं। ये अभी आपकी कहानी हुई है। अब हम देखते हैं, जब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि गेन या लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कंसिडरेशन रिसीव या नेट सेल प्रोसीड्स, या नेट सेल प्रोसीड्स लेस करेंगे WDV तो मेरे पास क्या आएगा, गेन या लॉस आ रहा होगा। तो यही बात जो है क्या है कि भाई जब हमने गेन या लॉस कैलकुलेट करना होता है तो मेरे पास क्या चाहिए, नेट सेल प्रोसीड्स चाहिए और मुझे क्या चाहिए, कैरिंग वैल्यू, और एट डेट ऑफ डिस्पोजल मेरे पास गेन या लॉस आ रहा होगा। अगर इस कैरिंग वैल्यू की बात करें तो कैरिंग वैल्यू तो हम पढ़ के आ चुके हैं, हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास एसेट की कॉस्ट होगी उसमें से हम लेस करवाएंगे जो भी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, जिस दिन बेच रहे हैं
फॉर एग्जांपल अगर आपका ईयर एंड 31 दिसंबर है और आपने 30 जून को बेचा तो 30 जून तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप लेस करवाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। ये तो हम लोग आसान है। अब जब हम बात करते हैं नेट सेल प्रोसीड्स की, तो नेट सेल प्रोसीड्स में हम क्या लेते हैं, अगर हम बात करते हैं हमारी नेट सेल प्रोसीड्स की, नेट सेल प्रोसीड्स में क्या कुछ आएगा, देखें जी, इसमें हम देखेंगे कि जो हमें कैश रिसीव होगा, अभी हमने बात की है डिस्पोजल की, आप आईफोन 16 देते हैं, बदले में 14 लेके आ जाते हैं, तो आपको जो कैश रिसीव होगा आप वो देखेंगे। उसके अलावा जो आपको न्यू एसेट रिसीव होगा आप उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। माइनस अगर आपने डिस्पोज ऑफ किया, आपको कुछ कैश पे करना पड़ गया, आप वो यहाँ पे लेस करवाएंगे। और आपकी जो डिस्पोजल कॉस्ट होगी, कोई कमीशन, कोई ख़र्चा वगैरह पे किया, आप उसको लेस करवाएंगे। तो एंड पे आपके पास क्या आएगा, आपके पास नेट सेल प्रोसीड्स आ रही होंगी। क्या आ रही होंगी, नेट सेल प्रोसीड्स, कि भाई इतने पैसे जो है वो मुझे इस एसेट में से बचे हैं, ये मैंने दिया था, ये कैश मिला, ये एसेट लिया, ये मैंने पैसे पे किए, ये मेरी नेट सेल प्रोसीड्स जो है आ रही है। इस नेट सेल प्रोसीड्स में से अगर हम WDV लेस करवाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, गेन या लॉस आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि जब हम कैश कितना पे करेंगे या नया एसेट किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, ये इसको हमने कैसे डिटर्मिन करना है, ज़रा इसको देखिएगा कि हमने कैश कितना पे करना है और नया एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगा, इस चीज़ को ज़रा हम समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं पता करता हूँ कि भाईजान आईफोन 16 प्रो मैक्स की कीमत कितनी है। मैंने जाके मार्केट में पता किया दुकानदार से कि भाईजान ये मोबाइल कितने का है। वो कहता है कि ये मोबाइल जो है आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का। ये उसने मुझे क्या बता दी, फिर मार्केट वैल्यू बता दी। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, 5 लाख पे करूं, मैं उसके बदले में क्या ले आऊँ, आईफोन 16 प्रो मैक्स ले आऊँ। मैंने कहा ठीक है, ये तो मुझे आपने बताई है कीमत, अच्छा मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स लेना है, लेकिन मैं 5 लाख तो पे नहीं करूँगा, मेरी जेब में है आईफोन 14 प्रो मैक्स। मैंने कहा भाईजान ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है, PTA अप्रूव्ड है, बताएं कितने का लेंगे, कितने का रखेंगे। ठीक ऐसे ही होगा ना, आप एक लेने गए हैं, उसने कहा ये 5 लाख का है, मैं कहा ठीक है लेने दे दो मुझे, पैसे दो। मैं कहा पैसे नहीं दूंगा भाई, ये पकड़ो मेरा पुराना मोबाइल पहले, ये है ओल्ड एसेट जो मैं तुम्हें देने आया हूँ। उसने चेक किया, सारा कुछ किया, उसने कहा जी मैं इसको रखूँगा 2,80,000 का। कितने का एडजस्ट कर रहे हैं, 280 का। कितने का एडजस्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रेड इन वैल्यू। क्या कहते हैं, ट्रेड इन वैल्यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेड इन वैल्यू, पुराना एसेट जिस कीमत के ऊपर एडजस्ट होगा एक्सचेंज में, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड इन वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेड इन वैल्यू कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ ट्रेड इन वैल्यू, कि पुराना एसेट जिस कीमत पे एडजस्ट हो रहा है एक्सचेंज में, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड इन वैल्यू जो है वो कह रहे होते हैं। मैंने कहा सर ये तो ज्यादती कर रहे हैं, आप अपना 5 का दे रहे हैं, मुझे 280 का दे रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो नहीं पे करूँगा आपको। फिर बहस हुई और तरले मिनते करके फैसला हुआ कि मैं आपको इसके साथ जो कैश पे करूँगा वो कितना होगा, 2 लाख। कितना पे करूँगा, 2 लाख। अब मुझे बताएं ज़रा, मैंने जो मोबाइल दिया उसने कितने का एडजस्ट किया, 280 का, और मैंने बदले में कैश कितना दिया, तो मुझे ये मोबाइल कितने का पड़ा है, कितने का पड़ा है, 480। तो मैं इसको कितने का रिकॉर्ड करूँगा, 480 का रिकॉर्ड करूँगा। एक्सचेंज के सीन में याद रखिएगा कि जब उसने फेयर वैल्यू गिवन की है, लाजमी नहीं कि 5 लाख की चीज़ मैंने 5 लाख की ली है, भाई उसने कहा था 5 लाख की है, मैंने कुछ एसेट दिए, मैंने कुछ कैश दिया, तो ट्रेड इन वैल्यू प्लस कैश गिवन,
क्या? ट्रेड इन वैल्यू प्लस कैश गिवन इज द एग्रीड प्राइस ऑफ न्यू एसेट। क्या? ट्रेड इन वैल्यू कि पुराना एसेट कितने का जाएगा प्लस माइनस कैश गिवन कि वो मुझे कितना कैश पे करेगा या मैं कितना पे करूंगा, वो हम उसमें एडजस्ट करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ न्यू एसेट जो है वो आ जाएगी कि भाई नया एसेट इस कीमत पे रिकॉर्ड करना है। अब 5 लाख की चीज़ मुझे कितने की पड़ी है? 480 की पड़ी है, तो मैं 480 की लिखूंगा, हालांकि उसकी कीमत 5 लाख थी, बट मैं कितने की लेके आया हूँ? 480 की। कैसे? 280 का अपना एसेट दिया और साथ 2 लाख मैंने कैश पे किया, तो मुझे कितने की पड़ी है? 480 की पड़ रही है। आप इसको, इस इक्वेशन को जैसे मर्जी घुमा लें, आपको अगर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट पता हो कि भाई ये मुझे इतने का देगा और मेरा इतने का जा रहा है, आप कैश निकाल सकते हैं। आपको वैल्यू ऑफ न्यू एसेट पता हो और कैश कितना पे कर रहे हैं पता हो, आप ओल्ड की क्या कर सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें से अगर आपको कोई भी दो वैल्यू, दो वेरिएबल्स पता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप थर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम निकालते हैं। और जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे आप लोग गलती करते हैं, वो सिर्फ ये ट्रेड इन वैल्यू पे होती है। अक्सर बच्चों को ट्रेड इन वैल्यू समझ नहीं आती कि क्या है और कैसे है और किस तरह से निकालते हैं, या कैश पेड हो कितना निकालना है। बिकॉज आई कैप के एग्जामिनर कुछ पता नहीं है, वो आपको इसका उठा के एक इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज दे दे। तो आप इसको सिंपल इस एक बेसिक सी आईफोन की एग्जाम्पल से याद कर लें कि भाई लेने के लिए 16 प्रो मैक्स, उसने कहा 5 लाख कीमत है। मैंने कहा भाई ठीक है लेना है, बट तुम मेरा 14 प्रो मैक्स पकड़ लो। उसने कहा ये मैं लूंगा 2,80,000 का। तो वो जिस वैल्यू के ऊपर मेरा ये ओल्ड एसेट एडजस्ट कर रहा है इस एक्सचेंज में, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रेड इन वैल्यू। क्या कहेंगे? ट्रेड इन वैल्यू। और अब मैं जो साथ कैश पे करूंगा, मैंने पे किया 2 लाख रुपया, तो अब मुझे कितना का पड़ा है? 280 का वो, 2 लाख ये, 4,80,000 का। दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ एसेट। मैं इस वैल्यू के ऊपर क्या करूंगा? उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं ट्रेड इन वैल्यू के ऊपर। ये चीज़ याद रखनी है। तो ये 3 लाइनें लिख लें कि ट्रेड इन वैल्यू प्लस माइनस कैश गिवन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। कोई सी दो बातें पता हो, आप तीसरा फैक्टर जो है वो आराम से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है सबसे ज़्यादा जहाँ बच्चा मिस्टेक करता है एक्सचेंज के ऊपर। इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लें। इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल किसी किस्म का है तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी करें, शाबाश।
हाँ भाई क्लियर है। अब हम इसके ना पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम इससे एग्ज़ाम लेवल सवालों में मूव करेंगे। अब कहते हैं कैलकुलेट द गेन और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ अबव एसेट्स। एक नॉन करंट एसेट है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 75,000, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 51,000, एसेट इज़ नाउ सोल्ड फॉर 18,000 और डिस्पोजल कॉस्ट जो है वो हमारे पास 500 है। हमें पता है हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें चाहिए डेट इज़ नेट सेल प्रोसीड्स, दूसरी हमें क्या चाहिए WDV चाहिए। अब हमने कितने का बेचा 18,000 का, कितने का बेचा 18,000 का, डिस्पोजल कॉस्ट कितनी की हुई 500 की, तो मुझे नेट पैसे कितने बचे हैं 17,500। अब चाहिए WDV, कॉस्ट मेरे पास 75,000, ये कितनी है 51, तो WDV कितनी आई 24,000, तो ये है WDV 24,000। तो भाई सिंपल सी बात है, चीज़ थी 24,000 रुपये की, कितने की बेची है 17,500 की बेची, तो 24 वाली चीज़ 17,500 की बेच दी है, कितने का नुकसान हुआ हमें 6,500 रुपये का हमें लॉस हुआ है। इसको हमने क्या करना है यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। क्लियर। कहते हैं जी कैलकुलेट गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। कहते हैं द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी विद न्यू इक्विपमेंट बाय अदील लिमिटेड। आपने पुरानी मशीनरी दी है, उसके बदले में आप नई मशीनरी दे के आए हैं। ओल्ड मशीनरी की कॉस्ट जो है वो कितनी है 1,00,000 रुपया, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 30,000 रुपया। इसका मतलब इससे कैरिंग वैल्यू कितनी हो गई 70,000 जो है वो इसकी हमारे लिए क्या कंसिडर हुई कैरिंग वैल्यू। आपको कैश रिसीव हुआ है एक्सचेंज में 18,000 रुपया, आपको न्यू इक्विपमेंट मिला है कितना 60,000 रुपये का, और आपने कमीशन पे की है 3,000 रुपये की। तो अगर हम नेट सेल प्रोसीड्स निकालें 60,000 जमा 18,000 78,000 माइनस 3,000, ये कितना बना 75,000। तो सर 75 मिला है किसका 70 वाली चीज़ का, तो कितना गेन हुआ हमारा 5,000 का गेन हुआ, जिसको हम क्या करेंगे इधर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, इसकी ज़रा एंट्रीज भी साथ ही पास करते हैं कि इसकी जनरल एंट्रीज हमारी क्या बनती हैं क्या नहीं बनती, वो भी ज़रा हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहली एंट्री हम क्या पास करेंगे, हमारा डिस्पोजल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, जिसमें हम कॉस्ट रिमूव करते हैं 1,00,000 रुपये से, और मेरा ये मशीनरी है, चलिए जी मेरा मशीन अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा 1,00,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा, तो हमने एसेट को रिमूव कर दिया। दूसरी हम एंट्री क्या पास करेंगे, मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो डेबिट हो जाएगी किससे 30,000 से, और मेरा डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो मेरी सेकंड एंट्री तो ये पास हो गई, ये तो ठीक है। अब उसने कहा कि कैश रिसीव्ड हुआ है एक्सचेंज में, तो अभी हम इसको पढ़ के आए हैं, कैश रिसीव हुआ है, तो हमारा कैश अकाउंट जो है वो तो हो गया डेबिट किससे 18,000 से, और मेरा डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्या हो गया क्रेडिट हो गया किस अमाउंट से 18,000 से। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज। आपने एक नया एसेट लिया है, उसकी कॉस्ट कितनी है 60,000 रुपये की है, तो आपने यहाँ पे देखा आपने एक्सचेंज किया, आपका इक्विपमेंट अकाउंट जो है वो 60,000 से क्या हो गया डेबिट हो गया, और डिस्पोजल अकाउंट जो है वो मेरा क्या हो गया 60,000 से क्रेडिट हो गया। ये भी एंट्री पास हो गई। फिर आखिरी है कमीशन पेड टू ब्रोकर, आप कमीशन पे करके आए हैं, तो पेमेंट की है। एक चीज़ तो मुझे पता है कि मेरा कैश जो है वो क्या होना है कम होना है, तो मेरा कैश अकाउंट जो है वो क्या हो गया 3,000 से क्रेडिट हो गया, और मेरा डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्या हो गया 3,000 से डेबिट हो गया। और अभी हमने निकाला कितना आया था गेन 5,000 का गेन आया था, तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री नंबर 6, मेरा डिस्पोजल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 5,000 से, और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा 5,000 से क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये सारी हम इसकी एंट्रीज पास करेंगे जो उसने हमें एक्सचेंज की गिवन की है। ठीक है, क्लियर है।
तो जब हम डिस्पोजल की बात करेंगे ना, तो इसको अगर आपने लाइटर वे में याद रखना हो तो ये टेबल सा याद रख लें। भाई देखें, जो भी चीज़ आपको रिसीव होगी, अब ये शॉर्टकट है बिकॉज समटाइम्स तो वो हमें डिस्पोजल नहीं पूछेगा। हम सवाल कर रहे हैं IAS 16 का, उसमें रीवैल्यूएशन, उसमें सारा कुछ मिक्स है, सारा कुछ मर्ज होके आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेशन में हमें डिस्पोजल निकालना है, क्या है क्या गेन नहीं है, या हमें एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, वट जो भी है। तो इसको याद रखिएगा कि जो भी चीज़ रिसीव होगी वो ऐड करना, जो चीज़ बिज़नेस में आ रही है एसेट कैश ऐड कर दो, जो चीज़ बिज़नेस में से जा रही है एसेट कैश उसको लेस करवा दो, आपका गेन या लॉस आ जाएगा। अब देखें, जो भी चीज़ रिसीव है या जो भी चीज़ रिसीवेबल है, अगर आपको कोई नया एसेट मिल रहा है, जो उसकी वैल्यू, ये वैल्यू वो जो हमने एग्री की है, ये देखिए अभी जो हमने बात की थी आईफोन की, 5 लाख का आईफोन था, बट हमें कितने का पड़ा है, 480 का। तो जो हमने वैल्यू एग्री की है वो लिखनी है, जो हमारी एग्रीड वैल्यू है। तो जो एसेट मिल रहा है उसकी वैल्यू, अगर आपको कोई कैश मिला एक्सचेंज में ऐड होना है कर दें, अगर आप एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, कोई आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है उसको ऐड कर दें, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है, रिसीव हो गया है, उसको ऐड कर दें, आपको कुछ स्क्रैप वैल्यू मिली है एसेट की, वो ऐड कर दें। तो जो चीज़ आपको रिसीव होगी या रिसीवेबल होगी उसको ऐड करें, जो चीज़ आपके बिजनेस में से जाएगी उसको लेस करवा दें। अब एसेट जाएगा, उसकी कैरिंग वैल्यू लेस करवानी है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप कोई कॉस्ट पे कर रहे हैं, कैश गिवन कर रहे हैं, वो लेस करवाना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर जवाब पॉजिटिव हुआ तो गेन, अगर जवाब नेगेटिव हुआ तो आपके पास क्या आएगा, लॉस आ रहा होगा। तो आप इसको कैलकुलेटर में बड़ी स्मार्टली क्या कर सकते हैं, अपना गेन या स्मार्टली बड़ा ईजीली अपना लॉस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो चीज़ आए ऐड करो, जो चीज़ जाए उसे लेस करो, आपके पास गेन या लॉस जो है आ रहा होगा। क्यों भाई, क्लियर है? नोट करने देख लें, अदरवाइज आगे चलें, तस्वीर ही ले लें। आई गेस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ना ड्राइव का लिंक लगा होगा, वहाँ पे पड़ा भी होगा, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी एंट्रीज़ हैं, ये मैंने आपको करवा दी हैं। आप ज़रा इनको एक दफ़ा देख लें, क्या इन एंट्रीज़ में किसी कोई मसला है। ये सारी एंट्रीज़ मैंने आपको करवा दी हैं, एक्सचेंज की, गेन की, लॉस की, कॉस्ट की, पेड की, हर चीज़ जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। हाँ भी क्लियर है, सारी हमने डिस्कस की है, और हम साथ साथ डिस्कस करते हैं, जैसे हमने कंबाइन नहीं कुछ भी की थी। जैसे ये जो अभी हमने सवाल किया अभी, जिसका अभी हमने यहाँ पे ये एंट्रीज पास की हैं, ये वाला जिसका 5000 गेन आया था, ये सारी जिसकी हमने एंट्रीज पास की थी, ये इसका टी अकाउंट है। अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से बन रहा होगा। आई गेस इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जितनी हमने एंट्री सारा कुछ पास कर लिया, इसको एक दफ़ा देख लें। कोई इस टी अकाउंट में किसी का मसला है तो बताएं, फिर हम आगे चलें, आगे सवाल देखें।
क्लियर है ये? तो इतना मुश्किल क्यों समझा जाता है ये? तो बच्चों को डिस्पोजल क्यों नहीं आता? ये है इसकी कंबाइन एंट्री। हमने तो इंडिविजुअल एंट्री पास की है, अगर आप कंबाइन एंट्री पास करना चाहें तो कुछ इस तरह से होगी कि आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी, जो भी अमाउंट बैंक से मिली है या रिसीवेबल है वो आपकी डेबिट होगी, और आपने कोई नया एसेट लिया है वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। सिमिलरली जो ओल्ड एसेट दिया है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जो आप कोई कैश पे करेंगे डिस्पोजल कॉस्ट वो क्रेडिट होगी। जो आपने एक्सचेंज में कैश पे किया है वो भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड के ऊपर आ रही है तो गेन ऑन डिस्पोजल होगा। अगर आप एक बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है तो लॉस ऑन डिस्पोजल जो होगा। ये कंबाइंड एंट्री है जो पेपर में लेके चलनी। अब इसको जब वो मिक्स करते हैं ना IAS 8 के साथ या कलेक्शन ऑफ एरर्स के साथ, वो यहाँ पे गलती करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह देगा कि आपने जो डेप्रिसिएशन थी एक्यूमुलेटेड वो डिस्पोजल अकाउंट को चार्ज नहीं की, वो किसी और अकाउंट को चार्ज कर दी है। वो कह देगा कि जी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है सेल्स को, या जो आपने ओल्ड एसेट बेचा है जो उसके पैसे मिले हैं वो जो बैंक डेबिट करना चाहिए था आपने वो बैंक डेबिट नहीं किया, आप सेल्स में ले गए हैं, वो इस एंट्री की गलती करवाएगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी ओरिजिनल एंट्री ये है। अगर आपको ओरिजिनल एंट्री याद है तो वो जो सी मर्जी गलती कर दे आप उसे क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो हमने वो कमांड एंट्री पास की थी, अगर आपसे वो कमांड एंट्रीज में हो रहा है उसे कर लें। हाँ अब वो जो हमने जो पहले इंडिविजुअल एंट्रीज पास की थी, अगर आपको उससे समझ आ रही है आप उससे कर लें। हाँ उसका बस एक ड्रॉबैक है कि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको हर चीज़ की सेपरेट एंट्री पास करनी पड़ रही है। अगर आपका हाथ इतना तेज़ हो गया कि आप सवाल कर लेते हैं और सही कर लेते हैं, आप उससे कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर आप इतने प्रो हो गए हैं कि आप कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन दोनों तरीके ठीक हैं। द पर्पज़ इज़ कि आपका जवाब जो है वो ठीक होना चाहिए। आप पेपर में आपने जवाब अपना ठीक लिख के आना, तो उस वक्त जो भी हो उस तरह कर सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है कि अभी आप प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं करें, कोशिश करें सवाल पहले आप शुरू करें जो आपकी इंडिविजुअल एंट्रीज है उनसे, और एट द एंड जाके आप क्या कर लें, कंबाइन कर लें, तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, इसको सवाल को देखते हैं। पहले है ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, सिर्फ ये छोटा सा पॉइंट रह गया है कि जब हम एसेट एक्सचेंज करेंगे, हम पुराना एसेट देंगे बदले में नया एसेट लेके आएंगे, तो हम उसको उसकी हमेशा फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारी प्राइस होती है मोस्टली फेयर वैल्यू होती है, और अगर फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है या हमने जो एक्सचेंज किया उसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस जो है वो अवेलेबल नहीं था। देखिए फॉर एग्जांपल आपकी एक फैक्ट्री लाहौर में है और आपकी एक फैक्ट्री जो है कराची में है। आप उठाते हैं मशीन कराची से और लाहौर भेज देते हैं, और लाहौर की मशीन उठाकर कराची में ले जाते हैं, ये भी तो एक्सचेंज है। अब जो लाहौर का अकाउंटेंट उससे एंट्री पास कर दी, हमारी मशीन गई। जो कराची का अकाउंटेंट उससे भी एंट्री पास कर दी, हमारी मशीन गई। एक्सचेंज तो हुआ है बट इसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर हम किसके ऊपर अपने नया एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज एसेट तो आया, आपने लाहौर के फैक्ट्री से एसेट भेज दिया, कराची से मंगवा लिया। अब कराची वाले किस पे रिकॉर्ड करेंगे, लाहौर वाले किस पे रिकॉर्ड करेंगे, सवाल तो है। बिकॉज अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होती, अभी हम जैसे पढ़ के एग्जाम आईफोन की, मुझे लग गया पता भाई मुझे इतने का चीज़ पड़ी, मैंने रिकॉर्ड कर ली, वो मोस्टली फेयर वैल्यू करीब करीब ही चलती है, वो हमें समझ लग गई थी। बट इसमें क्या करेंगे, इसमें तो अब हम फेयर वैल्यू डिटर्मिन कर नहीं सकते, और हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस भी अवेलेबल नहीं है। अब तो भाई अगर आपको उसने वैल्यू गिवन की है सवाल के अंदर, तो उसको उठा के एज इट इज़ लिख लो कि ये मेरे एक्सचेंज एसेट की वैल्यू है। अगर नहीं गिवन की उसने, अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट अवेलेबल नहीं है और आप उसको रिटर्न भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है, एक्सचेंज हुआ है, नए एसेट की क्या वैल्यू नहीं पता, ना डिटर्मिन कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड की गिवन है फेयर वैल्यू, तो फिर कैसे करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस जो माइनस जो हमने कैश वगैरह पे किया होगा उसको जमा करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगी, न्यू एसेट की वैल्यू आ रही होगी। अगर आपको दोनों एसेट्स की, ना ओल्ड की गिवन है फेयर वैल्यू ना न्यू की गिवन है, तो फिर क्या करेंगे, जो ओल्ड एसेट की बुक वैल्यू होगी, कैरिंग वैल्यू होगी, वो प्लस माइनस जो हमने कैश की एडजस्टमेंट की होगी उस पर हम क्या करेंगे, न्यू एसेट को रिकॉर्ड कर लेंगे। या अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, फिर भी हम कैसे डिटर्मिन करेंगे, ओल्ड एसेट की बुक वैल्यू प्लस माइनस जो हमारा कैश वगैरह इनकर हुआ हो वो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और अगर आपको ओल्ड एसेट की भी गिवन है फेयर वैल्यू और आपको न्यू एसेट की भी गिवन है फेयर वैल्यू,
लेकिन ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि कम है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हायर ऑफ के ऊपर। जो हायर ऑफ होगी हम उसके ऊपर क्या करेंगे, एक्सचेंज एसेट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इसका सवाल जो है ना रिलेटेड वो ये सवाल है, कहते हैं जी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड एट अ रिकग्निशन ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन, कि जो आपने ये ट्रांजैक्शंस है ना इसमें आपने कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो डिटर्मिन करनी है। कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू फॉर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू फिक्स एसेट्स। पहले हम बात करते हैं एसेट 1 की, उसको कैश रिसीव हुआ है 1.1 मिलियन का, एक्सचेंज किया। जो उसने एसेट गिवन अप किया था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 10.3 मिलियन, उसकी बुक वैल्यू 6.4 मिलियन थी, उसकी फेयर वैल्यू जो है 8.5, मतलब ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू कितनी थी, 8.5 मिलियन थी। जो उसने फेयर वैल्यू नया लिया है उसकी एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू कितनी है, 7.1 मिलियन। कहता है जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इन कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन 1 फेयर वैल्यूज ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल, नए वाले की भी मेजरेबल है, ओल्ड वाले की भी मेजरेबल है। अब ज़रा हम देखते हैं, अगर नए वाले की बात करें वो 7.1 पे जाते हैं जो हमने ली है। अगर हम ओल्ड वाले की बात करें तो ओल्ड वाला हमने कितने का था, उसकी फेयर वैल्यू 8.5 की थी, और हमें कैश कितना मिला 1.1 का, वो हम इसमें से लेस कर देंगे, कितनी बनती है 7.4, ये बनती है उसकी नेट वैल्यू। तो भाई जो पुराना दिया वो 7.4 का गया है, नया कितने पे है 7.1 पे है, तो हम हायर पे जाएंगे, हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, नए एसेट को 7.4 पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सेकंड पे आते हैं कि आपको कैश पे करना पड़ा है 2.1 मिलियन का, ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट 12.4 थी, बुक वैल्यू 7.3 थी, फेयर वैल्यू 6.6 थी। एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू जो नए एसेट लिया है वो कितने की है, 9 की है। कहता है जी सेकंड पॉइंट पे इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 2 फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव इज क्लियरली मोर एविडेंट, जो हमने लिया है उसकी फेयर वैल्यू ज़्यादा है, तो अब 9 पे करेंगे। अब देखते हैं जी 9 और हमने कितना कैश पे किया 2.1, सॉरी ऐड हो जाएगा हमारा 9 + 2.1 कितना आ जाएगा हमारे पास 11.1 पे हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर रहे होंगे। ज़िंदगी में इतना जहाज़ होने। थर्ड है हमारे पास कि आपको एसेट में कोई कैश पे नहीं किया, आपको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पता है, बुक वैल्यू पता है और फेयर वैल्यू पता है कितनी है, और नए एसेट की भी फेयर वैल्यू पता है 4.1 है। बट वो कहता है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 3 फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज़ रिलायबली मेजरेबल, कि किसी की भी रिलायबली मेजरेबल नहीं है। अगर रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि जो ओल्ड एसेट है उसकी बुक वैल्यू पे हम क्या करेंगे, नया एसेट रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब 3.4 का क्या किया जाएगा, न्यू एसेट को रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। और फोर्थ केस में 14.5 मिलियन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, उसकी बुक वैल्यू 3.4 मिलियन है, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 4.6 मिलियन है, और जो एसेट आपने रिसीव किया उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। उसने कहा है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 4 एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज, मतलब इसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई नॉन कमर्शियल सब्सटेंस हो तो तब भी ओल्ड एसेट की जो फेयर बुक कॉस्ट होगी, बुक वैल्यू होगी, हम उस पर क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये सवाल है आपका, हम क्या करेंगे, हम इसको इसके ऊपर लेकर चल रहे होंगे। ये आपके एक्सचेंज के रूल्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, लेकर कंसिडर करते हैं। क्लियर है ये एक सवाल है डेट इज़ अकमल ब्रदर्स वाला, ये आप लोगों का होमवर्क है और आप लोगों ने ये करके लेके आने का। अकमल ब्रदर्स का सवाल है, दिस क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क, इसकी कॉस्ट, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका गेन या लॉस ऑन डेप्रिसिएशन, ये 3 आपने इसके लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और कोशिश करके इसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करते लाइएगा। इसके साथ हमारा जो डिस्पोजल ऑफ एसेट है वो कंप्लीट होता है। तो आप ये कल सवाल करके लेके आएंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे, 2 को सवाल मज़ीद करेंगे तो हमारा डिस्पोजल के क्वेश्चन हो जाएंगे। देन हम फिर अपना रीवैल्यूएशन जो है उसके ऊपर मूव करेंगे। बट R1 के सिलेबस से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का पहला एरिया डैट वाज डिस्पोजल था जो हमने डिस्कस किया। तो ये सवाल आपने लाजमी करके कल लेके आना है। कोशिश करना पहले एंट्रीज पास करो, एंट्रीज पास करने के बाद अकाउंट बनाइएगा ताकि आपकी एंट्रीज की भी प्रैक्टिस हो जाए
और अकाउंट की, बिकॉज R1 के सिलेबस में एग्जामिनर रिक्वायरमेंट में जनरल एंट्रीज आती हैं और एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, अकाउंट्स नहीं आते। इसलिए बेहतर है कि आप पहले एंट्रीज बनाएं, फिर आप अकाउंट बनाएं, फिर सवाल करके कल लेके आइएगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।